तो एक ही है। 2-3 पॉइंट्स लिख लो इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चंस बहुत ही आसान आने हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट केस। हमने 3 केस अब तक डील किए हैं। केस नंबर 4, जैसे आपके पास सॉल्ट हो इस तरह का जिसमें एनायन एम्फोटेरिक हो, कोई ऐसा सॉल्ट हो जिसका एनायन एम्फोटेरिक हो। अगर एनायन एम्फोटेरिक हो तो ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। pH is independent with the concentration of salt. डेरिवेशन नहीं करना है इस पे, क्वेश्चंस डेरिवेशन बेस्ड नहीं आएंगे, बस कुछ पॉइंट दिमाग में रखने हैं। एक तो ये है कि pH इंडिपेंडेंट होता है सॉल्ट के कंसंट्रेशन से। ध्यान रखना ये एम्फोटेरिक होना चाहिए एनायन। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। एम्फोटेरिक मीन्स प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये एम्फोटेरिक एनायन है। दूसरा पॉइंट है पीएच कितना होगा ऐसे सॉल्यूशन का? तो पीएच होगा हाफ पी के ए1 प्लस पी के ए2। इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आता, आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना। इसका डेरिवेशन नहीं करना आपको। लिख लिया ये। नाउ पी के ए1 पी के ए2 क्या है? तो प्रोटॉन ऐड करने के बाद जो डाई बेसिक एसिड बना, pKa1 and pKa2 are the ionization constant of dibasic acid H2CO3। इसके दो आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे K1 एंड K2। उसका लॉग ले लेंगे, नेगेटिव करेंगे तो pKa1 pKa2 बन जाएंगे। तो ये है डाइबेसिक एसिड। समझ में आ गया इतना? pKa1 pKa2 क्या है? इसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म दिखाई नहीं पड़ेगा। देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म, देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म। तो इस तरह के एनायन हो, जैसे ये है एक SCO3-, ठीक है। दूसरा एनायन लिखना है तो H2PO4-। तीसरा लिखना है तो HPO4-। नेक्स्ट एनायन लिखना है तो HS-। ये सब एम्फोटेरिक एनायन है। जिसमें ये एनायन, कोई भी एनायन प्रेजेंट हो, समझ लेना कि उसका पीएच कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है।
एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें। ये है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं। एमिनो एसिड भी एम्फोटेरिक होते हैं। एमिनो एसिड में क्या है, ध्यान दें। एमिनो एसिड प्रोटॉन देते भी हैं और प्रोटॉन लेते भी हैं। ये थोड़ा बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ये है एमिनो एसिड, ये प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देने के लिए इसके पास कार्बोक्सिलिक COOH साइट है, ये प्रोटॉन देता है। और ये प्रोटॉन लेता भी है। प्रोटॉन लेने के लिए NH2 ग्रुप है। प्रोटॉन लेने के लिए NH2 ग्रुप है। ये प्रोटॉन देता भी है, प्रोटॉन लेता भी है। तो एमिनो एसिड एम्फोटेरिक हुए। एमिनो एसिड के पीएच का फॉर्मूला भी यही है जो यहां पे आपने लिखा है, सेम फॉर्मूला है, यही है। pKa1 pKa2 क्या है, तो यहां पे देखो मैंने लिया HCO3 माइनस एनायन। HCO3 माइनस एनायन में प्रोटॉन ऐड कर दिया तो आपको मिल गया डाई बेसिक एसिड। यहां पे भी सेम चीज देखो, जब आप प्रोटॉन ऐड करेंगे, अच्छा यहां प्रोटॉन लिखना है प्लस H प्लस, जब आप प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये NH3 प्लस बनेगा। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का Ka है pKa1 और एक NH3 प्लस का Ka है, इसे मान लेते हैं pKa2। इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो पीएच वैल्यू आ जाएगी। मतलब यह है कि एमिनो एसिड के सॉल्यूशन का पीएच कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता। एमिनो एसिड के सॉल्यूशन का पीएच कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता चेंज, क्योंकि ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये एम्फोटेरिक होता है। तो ओके, अब मैं समरी कर रहा हूं, ध्यान देना। ओवरऑल 3 केस हो गए जिनके पीएच कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। पीएच इंडिपेंडेंट विद कंसंट्रेशन। कौन से 3 केस हो गए, कौन से 3 केस हो गए? नंबर 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच तो फिक्स्ड होता है, 7 वाटर के बराबर ही होता है, जितना चाहे वाटर ले लो। दूसरा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और तीसरा, सॉल्ट कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनायन।
इन तीन सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। लिख लिया इतना? ओके, अब एक क्वेश्चन लिखो और बताओ, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। आपके पास है से के बी आर, आपके पास है K2SO4, आपके पास है से के एफ, आपके पास है NH4Cl, आपके पास है NH4CN। ठीक है, आपके पास है से NH, ये सॉरी, आपके पास है से NaHCO3, आपके पास है KHS, और एक और लिखने चाहें तो लिख लें, आपके पास है से ZnCN होल ट्वाइस। इनके सॉल्यूशंस हैं, बताओ डाइल्यूशन करें तो क्या चेंज आएगा। आपको जस्ट ये बताना है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। On dilution, what will happen to pH? देखो, ज्यादातर बच्चे न्यूट्रल रहते हैं, ये मालूम नहीं क्यों न्यूट्रल रहते हैं, मैंने कई बार समझा लिया। आप लोग सीरियसली पढ़ो तो मजा आएगा पढ़ने का, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना। देखो, जिनको आता है उन्होंने कर लिया होगा अब तक, इससे ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब आपको थ्योरी में वीकनेस है। चलो देखो,
जिनको समझ में नहीं आया वो साथ साथ रीजनिंग लिखते जाएं। ना तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा ना एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा केबीआर में। सॉल्ट केबीआर में कैटायन और एनायन किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसलिए इसका पीएच 7 ही रहेगा, चाहे जितना वाटर आप डाल लो। फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, पोटेशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ना तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा ना एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। And if there is no hydrolysis of any ion, then pH will be equal to pH of water. There is no effect of dilution. Third case, in KF, there will be anionic hydrolysis. ध्यान देना मैं कैसे सोच रहा हूं। There will be anionic hydrolysis. तो मीडियम में OH आयन आएंगे, मीडियम में OH आयन आएंगे तो OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा डाइल्यूशन पे। OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है POH इंक्रीज करेगा, और POH इंक्रीज करने का मतलब है pH डिक्रीज करेगा। तो जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो और डाइल्यूशन करें तो pH डिक्रीज करेगा। KF सबको क्लियर है? थ्योरेटिकली हमने कैसे किया बगैर फॉर्मूला यूज किए? नेक्स्ट NH4Cl। अब तो बता सकते हो आप, इसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच इसका इंक्रीज करेगा। अमोनियम साइनाइड में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा तो पीएच कांस्टेंट रहेगा, नो इफेक्ट। मतलब यह है कि दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस हो या कैटायन एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस ना हो, इन दोनों केस में पीएच कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और NaHCO3 में, NaHCO3 में एम्फोटेरिक एनायन है, इसलिए डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पीएच कांस्टेंट होगा। KHS में एम्फोटेरिक एनायन है, डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पीएच कांस्टेंट होगा। जिंक साइनाइड में डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, नो इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ डाइल्यूशन।
सारे केस क्लियर हैं सबको?